हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम संघवाद के बारे में बात करेंगे। यह विषय कक्षा 10वीं की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 से लिया गया है। शुरू करते हैं संघवाद शब्द के अर्थ से। संघवाद एक राजनीतिक संरचना है जिसमें सत्ता केंद्रीय सरकार के साथ अन्य स्तरों के बीच विभाजित होती है। इसका मतलब है कि एक संघीय देश में काम विभिन्न स्तरों पर विभाजित होता है। भारत में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें जैसे नगर पालिका या पंचायत भी हैं। तीनों स्तर आम लोगों या देश से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटते हैं, जैसे देश को विदेशी हमलों या आक्रमण से बचाने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। राज्य सरकार अपने क्षेत्र में बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करेगी और पानी और बिजली के मुद्दों से निपटने के लिए स्थानीय सरकार से संपर्क किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संघवाद एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है जो सत्ता और जिम्मेदारी को साझा करने या बांटने में विश्वास रखता है। इस कारण से एक संघीय देश में हमेशा सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। इस मामले में केंद्र सरकार राज्य सरकार और स्थानीय सरकार पर अपना आधिपत्य यानी कंट्रोल नहीं रखती। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार के प्रत्येक स्तर का अपना कार्य क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र है जो संवैधानिक रूप से तय किया जाता है। कोई दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर नहीं करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान ने राज्य और केंद्र सरकार के कार्यों को विभाजित किया है। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में राज्य और स्थानीय महत्व के विषय हैं, और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। इसलिए संघीय देश में अक्सर एक स्तर दूसरे से अधिक शक्तिशाली नहीं होता है। यहाँ तक कि सरकार के केवल एक स्तर द्वारा संविधान के मौलिक प्रावधानों को नहीं बदला जा सकता है। संविधान में किसी भी बदलाव के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है, लेकिन कभी कभी यह बहुत सरल नहीं होता है। एक संघीय देश में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच संघर्ष हो सकता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय एक अंपायर के रूप में कार्य करता है। इसलिए इन सभी मामलों में हम देख सकते हैं कि संघीय देशों में केंद्र सरकार राज्य के साथ साथ अन्य स्तरों पर महत्वपूर्ण रूप से शक्ति साझा यानी पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है और ज़्यादातर मामलों में वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। उसके लिए भी सरकार प्रत्येक स्तर के लिए वित्तीय स्वायत्तता या स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रदान करती है। इसका मतलब है कि सरकार के प्रत्येक स्तर को अपने धन या बजट का हिस्सा मिलता है जो वो अपनी सूझबूझ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह सरकार के सभी स्तर गांवों से शहरों तक लोगों के विकास, परिवहन, संचार, रक्षा, प्रौद्योगिकी आदि के विकास के लिए अपने धन या बजट का उपयोग कर सकते हैं। और ऐसे सभी संभावित कारणों से संघवाद क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करता है और उसका सम्मान करता है। संघवाद देश में एकता सुनिश्चित करता है। गांव या छोटे शहर में रहने वाले या महाराष्ट्र, तमिलनाडु या किसी अन्य राज्य में रहने वाले लोग समझते हैं कि उनकी पंचायत, नगर पालिका या राज्य सरकार उनके विकास के लिए काम करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है या उनकी समस्या का समाधान निकालने में सक्षम है। इस तरह संघीय शासन एकात्मक शासन व्यवस्था यानी यूनिटरी सिस्टम से बिल्कुल अलग है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। चलिए बात करते हैं दो प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था के बारे में। कमिंग टुगेदर फेडरेशन यानी विभिन्न स्वतंत्र राज्यों द्वारा एक बड़ी इकाई या देश का गठन, और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन यानी एक देश में विभिन्न राज्यों का गठन। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राज्यों को साथ लाकर
एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें स्वतंत्र राज्य अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के सामने ज़्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के सामने केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। चलिए भारत की संघीय व्यवस्था को गहराई से जानें। सबसे पहले एक संघीय देश की तरह भारतीय संविधान में 3 स्तर की सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय सरकार शामिल हैं। सरकार के इन विभिन्न स्तरों को अलग अलग क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायिक अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं हैं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि भारतीय संविधान आंतरिक अशांति को नियंत्रित करने के लिए कुछ राज्यों पर विशेष अधिनियम लागू करने के लिए केंद्र सरकार को शक्तियां प्रदान करता है। उदाहरण के लिए मणिपुर पर सशक्त बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 दैट इज आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 लगाया गया था। इसके साथ साथ भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, यानी यूनियन टेरिटरीज। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं हैं। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव लाना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। लेकिन संघीय ढांचे को बनाने की ये पूरी यात्रा भारत में बहुत आसान नहीं थी। भारतीय नेताओं के सामने स्वतंत्रता के बाद कई चुनौतियां थीं, जिन्हें 3 व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, राज्य का निर्माण, दूसरा, भाषा नीति और तीसरा, केंद्र राज्य संबंध। आइए शुरू करते हैं राज्यों के निर्माण के साथ। भारतीय राज्य किस आधार पर बनाए गए थे? नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे कुछ राज्य थे जो संस्कृति, जातीयता या भौगोलिक स्थिति जैसे अलग अलग पहचान होने के आधार पर बनाए गए थे। दूसरी ओर जो लोग एक ही भाषा बोलते थे उनके लिए अलग राज्य बनाए गए। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, जहां अधिकतर लोग तमिल भाषा बोलते हैं। साथ ही केरल भी है, जहां मलयालम सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इस तरह के भाषाई राज्यों का निर्माण करते समय कई लोगों का मानना था कि यह उन क्षेत्रों या राज्यों में प्रशासनिक कार्यों को आसान बना देगा और इस तरह से देश और अधिक एकजुट होगा। लेकिन
दूसरी ओर कुछ राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश का विघटन होगा या देश टूट जाएगा। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ लगभग 40% भारतीयों की मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है, जैसे तमिल तमिलनाडु में और मलयालम केरला में। हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। इसके तहत केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचाएगी। साथ ही राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय महासंघ के सामने आने वाली तीसरी चुनौती पर चलते हुए, यानी केंद्र राज्य संबंधों से निपटना। सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल या पॉलिटिकल पार्टी और नेता यानी लीडर्स किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे देश में एक ही राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पार्टी ए जो केंद्रीय सरकार में है, वही पार्टी अधिकांश राज्यों में भी है, यानी स्टेट 1, 2 और स्टेट 5 में। स्टेट 3 और स्टेट 4 में दूसरी पार्टी है। इसका मतलब यह हुआ कि अधिकांश राज्यों ने अपने अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया। इसके साथ साथ जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ या दलों की सरकारें रहीं, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन राज्यों में केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। ये संघवाद की भावना के पूर्ण खिलाफ था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार यानी कोलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत का भी था। चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी यानी पावर शेयरिंग और राज्य सरकारों की स्वायत्तता या स्वतंत्रता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। चलिए इस अध्याय के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। शुरू करते हैं विकेंद्रीकरण शब्द के अर्थ से। विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण के विपरीत है। केंद्रीयकरण एक राजनीति संरचना है जहां केंद्र सरकार के पास सभी प्रमुख शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं। दूसरी ओर विकेंद्रीकरण का अर्थ है शक्तियों और जिम्मेदारियों को साझा करना यानी बांटना। इसका मतलब है केंद्र सरकार न केवल राज्य सरकार बल्कि कस्बों, शहरों और गांवों में स्थानीय सरकार के साथ शक्तियां और जिम्मेदारी बांटती है। विकेंद्रीकरण की यह नीति
वर्ष 1992 के बाद ही प्रभावी हुई। 1992 से पहले केंद्र और राज्य सरकारें अधिक शक्तिशाली थीं। पंचायत जैसी स्थानीय सरकार के पास अपने क्षेत्र में कुछ भी महत्वपूर्ण करने के लिए सीमित शक्तियां और धन था। स्थानीय सरकार को बड़े फैसले लेने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था और दुख की बात यह थी कि छोटे गांव का मुद्दा कभी भी केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण होना मुश्किल था। सौभाग्य से भारत के लोगों और राजनीतिक नेताओं ने महसूस किया कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में विकेंद्रीकरण महत्वपूर्ण है ताकि छोटे और दूर दराज के गांवों और कस्बों में रहने वाले लोगों को भी एक आवाज़ मिल सके। कई समस्याएं स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छी तरह से सुलझाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए किसी गांव में पानी की टंकी की आवश्यकता उस गांव के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और पंचायत के नेता शीघ्र निर्णय ले सकते हैं। लेकिन पानी की टंकी की ज़रूरत शायद केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण न हो, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेना होता है। इस कारण से स्थानीय स्तर पर लोगों को अपने इलाके की समस्याओं के प्रबंधन के लिए जागरूक और जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए और उन्हें हल करने के लिए धन और संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए। इस तरह लोग निर्णय लेने में सीधे भाग ले सकते हैं और आम लोगों के शासन को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को सुदृढ़ बना सकते हैं। केंद्र सरकार के केवल कुछ मंत्रियों के पास अधिकार नहीं होने चाहिए। छोटे गांवों व शहरों के स्थानीय नेताओं के पास भी आम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए शक्ति और संसाधन होने चाहिए। इन उद्देश्यों के साथ भारतीय संविधान में एक संशोधन या परिवर्तन वर्ष 1992 में पेश किया गया था। आइए इन बदलावों को देखें। स्थानीय सरकारी निकाय के लिए नियमित रूप से चुनाव करना अनिवार्य है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। हर वर्ग के प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित किया गया है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। स्थानीय सरकार को साधन संपन्न बनाने के लिए राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। पंचायत और स्थानीय सरकार गांवों, कस्बों या शहरों के विकास के लिए राजस्व अपनी सूझबूझ से खर्च कर सकती है। अब गांव में स्थानीय प्रशासन को समझते हैं, जिसे पंचायती राज कहा जाता है। ग्राम पंचायत एक गांव में निर्णय लेने वाली संस्था है। पंचायत एक परिषद है जिसमें कई वार्ड सदस्य या पंच और एक अध्यक्ष या सरपंच होता है। देखते हैं कि ये वार्ड सदस्य कौन हैं। चुनाव के उद्देश्य से एक गांव को छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसे वार्ड के रूप में जाना जाता है। वार्डों का आकार जनसंख्या पर निर्भर करता है। प्रत्येक वार्ड से एक वार्ड सदस्य चुना जाता है। अब सवाल यह है कि पंचायत के नेताओं का चुनाव कौन करता है? इसका जवाब है ग्राम सभा, जो एक गांव में सभी वयस्क लोगों का एक समूह है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है। ग्राम सभा एक गांव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम सभा पंचायत के काम पर नज़र रखती है। ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित यानी अप्रूव किया जाता है। ग्राम पंचायत के कार्य की समीक्षा ग्राम सभा द्वारा की जाती है और इन सभी गतिविधियों और जिम्मेदारियों के लिए ग्राम सभा को एक वर्ष में कम से कम 2 या 3 बार मिलना होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्थानीय स्व सरकार आम लोगों को अपने इलाके में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए भाग लेने में मदद करती है। ग्राम पंचायत के बाद अगला स्तर पंचायत समिति है। यदि आप इसे ध्यान से देखें तो हम यह समझ सकते हैं कि पंचायत समिति कुछ ग्राम पंचायत का एक समूह है। पंचायत समिति को ब्लॉक समिति
या मंडल के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रतिनिधि संस्था के सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र के सभी पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला स्तर जिला परिषद है। जिला परिषद एक जिले की सभी पंचायत समितियों का समूह है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के सदस्य और उस जिला के विधायक और अन्य जिला स्तर के निकायों के कुछ अन्य अधिकारी भी इसके सदस्य हैं। जिला परिषद का नेतृत्व जिला परिषद अध्यक्ष करते हैं। गांव की तरह शहरी क्षेत्रों में भी स्थानीय सरकार की स्पष्ट संरचना है। चलिए शहरी क्षेत्रों को छोटे शहरों और बड़े शहरों में विभाजित करते हैं। गांव में पंचायत की तरह हमारे पास छोटे शहरों में नगर पालिका और बड़े शहरों में नगर निगम है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों निर्वाचित अधिकारियों द्वारा चलाए जाते हैं। आपने अपने क्षेत्र में नगर पालिका या नगर निगम चुनावों के बारे में सुना होगा। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। तो ये सब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्व सरकार के बारे में था। स्थानीय सरकार की संरचना आम लोगों को शासन में सीधे भाग लेने में मदद करती है। आम लोगों के लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के बजाय स्थानीय नेताओं द्वारा दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करना आसान है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर फेडरलिज्म और संघवाद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच academic videos, do subscribe to Constructing Minds, and for regular updates, please click the bell icon.